Hubhopper Originals। बैठे बैठे बोर हुए करना था कुछ काम, शुरू करते हैं एक नया दिन लेकर एक नए डर का नाम। आज का डर है मेरी आवाज़, जिसकी बुलंदी अरसों पुरानी खामोशी को तोड़ती है, जो दबे अल्फाजों को खुल के बयां करती है, जो मेरी रूह को मेरी सच्चाई से वाकिफ़ कराती है और जो मेरी हिंदुस्तानियत को मेरी मुसलमानियत से मिलवाती है। क्या मुझे अपनी आवाज़ से डर लगता है? नहीं, लेकिन हाँ, उसके उठाए सवालों से। तुम्हारी आवाज़ कहीं तुम्हें किसी मुश्किल में ना डाल दे, तुम्हारी आवाज़ से कहीं तुम पर कोई आफत ना आए, तुम्हारी आवाज़ कहीं तुम्हारी खामोशी ना बन जाए। ये डर पैदा करती है मेरी आवाज़ मेरे अजीज़ों के दिलों में, क्योंकि खामोश रहना तो ख़तरे में रहने से बेहतर है। आवाज़ गिरवी रख दो और बेखौफ बेतवज्जो वाली ज़िंदगी जियो। यही कहते हैं ना घर वाले, उतना ही बताओ जितना ज़रूरी है, मुसीबत मोल लेने की क्या ज़रूरत है। मेरी आवाज़ से डर नहीं लगता है उन्हें, उस आवाज़ की शायद सच्चाई से डर लगता है। वो सच्चाई जिसको जीते तो हम रोज़ हैं, लेकिन बयां नहीं करते, इस डर में कि कहीं कोई मुश्किलात ना पैदा हो जाए, कि कहीं नफ़रत की आग इस आवाज़ से हमें पहचान ना ले। सालों तक इस डर को मैं अपनी ज़िंदगी में सींचती आई, इतनी बार फूंक फूंक के कदम रखे कि शायद सही से चलना ही भूल गई। लेकिन डर की दीमक तो मुझे ही खोखला करने लगी और मुझसे मेरी पहचान और उसका हौसला छीनने लगी। ये बुलंद आवाज जो आप सुन रहे थे, ये थी मरियम की आवाज और मैं हूं सविता। और मैं और मरियम साथ में हर जुम्मे आते हैं। एक्चुअली हर जुम्मे नहीं आते हैं हर ऑल्टरनेट जुम्मे आते हैं यहाँ पे अपनी मुसलमानियत और हिंदुस्तानियत के बीच के फासले मापने, इस उम्मीद से कि एक दिन बहुत जल्द ही ये फासले कुछ कम हो जाएंगे। तो आज की जो मेरी कहानी है वो शुरू होती है 2006 में। 2006 में मेरे अम्मा अब्बा ने डिसाइड किया कि जो हमारा घर है उसकी मरम्मत कराई जाए। घर काफी पुराना था, काफी सालों तक हम उसी घर में किराए पर रहते थे और जब घर अपने नाम किया और उसको खरीदा तो अम्मा अब्बा को लगा कि दिस इज द राइट टाइम कि घर की मरम्मत ऐसी हो कि जो भी कमजोर दीवारें हैं या कमजोर जगहें हैं उनको फिर से मजबूत कर दिया जाए, बच्चों के कमरे ठीक हो जाएं, पढ़ाई की सही से जगह बन जाए, सब कुछ। उस मरम्मत के टाइम पे ये डिस्कशन भी आया कि घर की अब एक नेम प्लेट होनी चाहिए। जब तक किराए पर रहते थे तब तक तो जाहिर है कोई नेम प्लेट नहीं थी, लेकिन अब जब घर अपना है तो नेम प्लेट भी होनी चाहिए। काफी डिस्कशन हुआ कि नेम प्लेट पे नाम किसका आए और कैसे आए। एक डिस्कशन ये हुआ कि हमारे दादा अब्बा का नाम आए, फिर एक डिस्कशन ये हुआ कि हमारे पापा का नाम आए। डिस्कशन ये भी हुआ कि जैसे शाहरुख खान के घर का नाम मन्नत है, वैसा ही कुछ इंटरेस्टिंग क्रिएटिव सा नाम हम अपने घर को भी दें। क्या बात है। तो मरम्मत करने के वक्त गेट के बराबर की दीवार में उस नेम प्लेट के लिए एक दाग तो बन गया, लेकिन नेम प्लेट आज तक नहीं है। तो जब ये डिस्कशन हुआ कि नेम प्लेट लगे या ना लगे, एक डिस्कशन ये भी हुआ कि हम लोग बहुत पब्लिकली अपने आप को एज अ मुस्लिम फैमिली आइडेंटिफाई नहीं कराना चाहते थे। सबको पता ही था कि मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम फैमिली है, पर
क्यों जबरदस्ती नेम प्लेट लगाकर बहुत बड़े बड़े लफ्जों में बयां करें कि हम मुसलमान हैं। नाउ कट दैट टू 2008। 2008 में माय मदर, मेरी माँ ने डिसाइड किया कि वो अपना एक बिजनेस चलाना चाहती हैं और उस बिजनेस को एक नाम देना चाहती हैं। तो जब उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने एक बहुत ही यूनिक और एक बहुत ही खूबसूरत उर्दू का लफ्ज है, उस लफ्ज को अपने बिजनेस का नाम दिया। जब Interesting. अम्मा ने ये डिसाइड किया कि वो नाम एक उर्दू का नाम है, उर्दू से लिया हुआ एक नाम है, एंड ऑब्वियसली इट डज शो कि शायद अ मुस्लिम बिजनेस वूमन ओन्स दिस। तब मेरे जहन में ख्याल आया कि हम इतना एक्सप्लिसिटली क्यों बताएं दैट वी आर मुस्लिम्स। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है सभी का कि 2008 से लेके 2020 तक अम्मा का जो बिजनेस है उसका नाम तो वही है जैसा वो चाहती हैं, और अब सब लोग, जितने भी उनके कस्टमर्स हैं, जितने भी उनके क्लाइंट्स हैं, सबको पता है कि उस बिजनेस का नाम क्या है और उस बिजनेस से ही वो अम्मा को पहचानते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम 2020 में हमारे घर पे कोई नेम प्लेट नहीं है। नेम प्लेट के लिए ताक आज तक है, पर नेम प्लेट नहीं है। मरियम, काफी चीजें कही हैं तुमने, मुझे ऑफ कोर्स थोड़ा प्रोसेस करने में भी टाइम लगेगा, मगर छूटते ही जो सवाल उछल उछल के कूद फांद के आ रहा है जुबान पे, वो ये है कि अम, तो तुम्हारी जो अम्मी है उन्होंने नेम प्लेट का जो ख्याल था उसको रफा दफा कर दिया, लेकिन somehow this very Urdu sounding name she embraced. उनको डर नहीं लगा, उनको खौफ नहीं हुआ? ये तो तुमने कहा, लेकिन क्यों? Like I don't understand very well why would she not, you know, feel the same fear? ये सवाल जो तुमने मुझसे पूछा, उसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए शायद ये कहानी मेरे जहन में आई। तो जब मैं सोच रही थी अबाउट 2006 और फिर 2008, मेरे जहन में एक और मेमोरी आया जो है 1980 का, व्हेन माय मदर वाज अ टीनेजर। एंड 1980 में मुरादाबाद में लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस हैड अनफोल्डेड, एंड मेरी माँ मुरादाबाद से हैं और शी वाज अ विटनेस टू द वायलेंस एट दैट टाइम। तो उनके ज़रिए काफ़ी कहानियाँ और काफ़ी किस्से हमने सुने हैं कि जब वो आई थिंक द कर्फ्यू उस वक्त लास्टेड फॉर नियरली 7 to 8 months। उस पीरियड में जो डर पैदा हुआ था, क्योंकि at some point one of the flash points of the violence was कि a boy had been murdered, and जिसने भी उसका जो मर्डर था विटनेस किया था, उसने देखा था कि दैट द मर्डरर वाज वेयरिंग अ ब्लैक कुर्ता, एंड बस वो एक चीज बिकेम अ सॉर्ट ऑफ recognizing, identifying factor for anyone who had worn a black kurta in that time. एंड क्योंकि तब मुहर्रम चल रहा था, तो ज़्यादातर जो मुसलमान थे उनके घरों में जितने भी मर्द या लड़के थे, सबके पास काले कुर्ते थे। तो काफ़ी किस्से सुने हैं कि किस तरह से that one identifying factor carried so much weight and fear to in anyone's home, जहाँ पे ये था कि मुसलमानों का घर है या मुसलमान कॉलोनीज हैं, जो भी। तो जब मुझे ये किस्सा while I was working on our story, ये किस्सा जब याद आया, तो ये भी एहसास हुआ कि जब अम्मा ने ये हमें समझाया कि there is a, I mean, when she conveyed a sense of fear in us, कहीं ना कहीं उनके अंदर a fear के साथ साथ
हौसला भी पैदा हो गया था, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट हैंड वायलेंस विटनेस किया है, उस तरह का फर्स्ट हैंड फियर विटनेस किया है। तो जब वो उसके आप विटनेस बनते हैं तो कहीं ना कहीं हौसला और आई वुड से करेज भी डेवलप हो जाता है। तो हम्म जब अम्मा डिसाइडेड कि अपना बिजनेस खोलेंगी एंड उसको एक नाम देंगी, आई थिंक वही फियर अगर आया भी होगा तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो करेज भी आ गया टू क्लेम हर आइडेंटिटी। लेकिन वो चीज़ मेरे अंदर नहीं आई, क्योंकि मेरे लिए द बिगेस्ट वे ऑफ क्लेमिंग माई फियर इज टू क्लेम माई वॉइस, जो शायद अब मैं तुम्हारे साथ और इस पॉडकास्ट के थ्रू कर रही हूँ। मुझे ना दो सवाल आ रहे हैं जहन हम्म। में। एक तो कि इज इट बिकॉज कहीं ना कहीं वो बिजनेस जो उन्होंने शुरू किया, उनको नहीं लगता कि दैट विल पुट यू पीपल एट रिस्क? इज देयर सम एंगल टू दैट, और इज इट जस्ट अ कोइंसिडेंस कि यू नो इस जरिए से देखा जाए तो maybe she's not thinking it through, and उस जरिए से देखा जाए तो she's thinking it a little too much, मतलब so called overthinking it. I think we'll have to get our mother for that, my mother, sorry, for that on this podcast. लेकिन अगर मैं if I have to answer that question, तो मेरे ख्याल से एक पॉडकास्ट मैंने सुना था कुछ दिन पहले, जिसमें one of the writers he said that wisdom is always accompanied with a warning. And शायद that kind of answers your question कि the wisdom जो मेरी माँ ने डेवलप करी, वो एज अ वार्निंग पास ऑन तो कर दी है विद इन द फैमिली, लेकिन that wisdom hasn't developed the sense of fear in her when it's about just claiming her own identity. तो देख, जो business है वो उनका है and उनके लिए everything about that business is her. तो उन्हें नहीं लगता शायद कि it is something that represents a family versus a nameplate which very tacitly says कि ये हमारा घर है, इसमें मुसलमान रहते हैं और ये सब लोग एक साथ रहते हैं। This brings me to my second question, which is कि तुमने ये कहा कि कहीं ना कहीं wisdom and fear have that relationship, कि मुझे लगता है, मतलब if I have to oversimplify it, it's sort of like that case of been there done that, कि आप जब किसी भी चीज से गुजर चुके होते हैं, जी चुके होते हैं उस जिंदगी को, तो आपको एक by default एक lived memory, एक muscle memory होती है, जिसकी वजह से even if your mind doesn't support you, your body is supporting you, कि we've done this before. तो कंसिडरिंग कहीं ना कहीं ये जो पॉडकास्ट है मैं भी मुस्लिम, इसका कंसेप्शन जो हमारे यहाँ दिल्ली में राइट्स हुए हैं उससे शुरू होता है। सो आई एम जस्ट क्यूरियस, डू यू थिंक अगर तुम यहाँ होती दिल्ली में, कंसिडरिंग you're in Singapore right now, and उस वक्त भी तुम सिंगापुर में ही थी, तो do you think you would have also benefited from having that muscle memory? Do you think तुम कहीं ना कहीं उस खौफ को I don't know जी के थोड़ा नजदीक ला पाती, और वो जो इंटिमिडेशन है उससे इंटिमेसी बढ़ा पाती? I think to a certain degree maybe, क्योंकि as you said कि muscle memory and for that matter a sense of having been there done that, वो अगर होता है तो at least you know के reaction के तौर पे what steps will you take. I remember when the violence was being unfolded in North East Delhi, तो कुछ हैं मेरे रिश्तेदार, जो रिश्तेदार के जान पहचान वाले कोई ना कोई वहाँ था, एंड ये मतलब मैसेजेस जो वैसे एक्सटेंडेड ग्रुप फैमिली ग्रुप मैसेजेस होते हैं, उनमें
कहीं न कहीं इस तरह के बातें ऑब्वियसली आ रही थी कि घर में क्या रखना चाहिए, किस तरह से दरवाज़ों को बंद करना चाहिए, एंड ये सब पढ़ के मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे कि हम क्या बात कर रहे हैं? क्या मतलब वो to hear a story versus to live that reality are two very different phenomena. And मैं जब वो बातें पढ़ती थी तो मैं यही सोचती थी कि कितनी हिम्मत चाहिए इस तरह के वक्त में उस जगह में जीने के लिए. एंड आई थिंक गोइंग बैक मेरी अम्मा ने कहीं ना कहीं हिम्मत बना ही ली थी जब 1980 में शी सॉ ऑल दैट हैपन. तो उसकी मेमोरी डेफिनेटली गॉट ट्रांसलेटेड इनटू अ मसल मेमोरी फॉर हर. लेकिन एज आई सेड मेरे लिए इट वाज ओनली अ फैक्टर ऑफ नॉट टेकिंग एनी रिस्क एंड नॉट क्लेमिंग माय वॉइस. Hmm. Oh my God, there's a lot going on. बहुत बहुत सारी जो तुमने बातें कही हैं, बहुत झुरझुरियाँ गई हैं मेरे स्पाइन के थ्रू, if I'm getting that word right. But हाँ, let's just say lots of goose flesh and बहुत रोंगटे खड़े कर लिए तुमने. अब मेरी बात सुनो. मुझे लगता है हाँ, मुझे लगता है कि शायद इन द एब्सेंस ऑफ दैट मसल मेमोरी, इन द एब्सेंस ऑफ दैट लिव्ड रियलिटी, I would say it takes a lot of courage to speak up and reclaim your voice. And शायद नहीं है और कोई तरीका सिवाय बातें करने के और मुद्दे वो जो हैं जो कहीं ना कहीं उठाए नहीं जाते उन्हें उठाने के. So hats off to you that you are doing everything that you can possibly do to embrace your fears. कुछ कहना चाहती हूँ शायराना सा और उसके बाद चाहूंगी कि तुम as per our format कुछ शायराना सा कह के इस सिलसिले को खत्म करो. So yes, I was just recently coincidentally saying this to someone who was raising some objections, some concerns to मैं भी मुस्लिम. तो हमें किसी ने मैसेज किया था तो मैं उनसे यही बोल रही थी कि बात अगर तरीके से रखी जाए, सलीके से रखी जाए, तो हर बात रखने के लिए एक जगह होती है, और अगर बात के सर रख के सोने के लिए जगह बनाई जा सकती है तो फिर उसके सर उठा के जीने के लिए भी जगह बनाई जा सकती है. तो वो बिल्कुल. जो जगह है उसे बनाने के लिए मेरे साथ यहाँ पे मैं भी मुस्लिम में शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया. और like I said, I'm very eagerly looking forward to the remaining part of your poetry जिससे आपने शुरुआत की थी एपिसोड की. So इरशाद. सालों तक इस डर को मैं अपनी ज़िंदगी में सींचती आई. इतनी बार फूंक फूंक के कदम रखे कि सही से चलना ही भूल गई. लेकिन डर की दीमक तो मुझे ही खोखला करने लगी और मुझसे मेरी पहचान और उसका हौसला छीनने लगी. इस हद तक कि खुद की आवाज़ से ही भरोसा उठ गया मुझे. मेरे बोलने से क्या ही होगा, जो जैसा चला आ रहा है वैसा ही चलता रहेगा. तो खामोशी से ही खुशी खुशी समझौता कर लिया. औरत होने का डर, मुसलमान होने का डर, अंधेरी सड़क पर चलने का डर और अब कागजी दस्तावेज दिखाने का डर. ये डर मेरी ज़िंदगी का मिराज सा बन गया है, जो सुकून का सिर्फ एक ख्वाब दिखाता है, जिसकी तलाश में मैं चलती रहती हूँ, चुपचाप रास्ते नापती रहती हूँ. पर अब ना थक गई हूँ मैं इस डर से और खल गई हूँ इसकी दी हुई खामोशी से. आज से इस डर से पैदा हुई खामोशी को अपनी आवाज़ के हौसले में तब्दील करती हूँ. आज एक कम डर के साथ जीती हूँ, अपनी पहचान थोड़ा खुल के बयां करती हूँ. तो मैं और मेरी आवाज़ खुल के ये कहते हैं, मैं भी मुस्लिम.
जैसी भी, जितनी भी, मैं भी मुस्लिम। इस हब हॉपर ओरिजिनल को सुनने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आप भी अपना पॉडकास्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो हब हॉपर स्टूडियो वेबसाइट पे रजिस्टर करें और 1 मिनट के अंदर अंदर अपना खुद का पॉडकास्ट लॉन्च करें। यही नहीं, स्टूडियो देता है आपको पूरी आजादी कहीं भी, कभी भी अपना पॉडकास्ट लॉन्च करने की, सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में। तो साथ में अपना पॉडकास्ट शुरू करने के लिए तैयार? जस्ट हॉप ऑन हब हॉपर, सिंपली कंटेंट।